हेलो, माय नेम इज़ गौरव विमल एंड वेलकम टू फिनकैप। आज मैं लिस्ट करने वाला हूँ एक और नई मैक्रोकैप कंपनी मिडकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। जैसे कि मैक्रोकैप कंपनी है, मतलब ये कंपनी मल्टी अगर बन सकती है, तो इसने अपना इंटरेस्ट मेरी तरफ खींचा। तभी मुझे लगा इस कंपनी में मेरा एक एनालिस्ट जरूर बनता है। तो आज डिस्कस करते हैं मिडकॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी का बिजनेस, सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी का मैनेजमेंट, थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल एंड सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी का वैल्यूएशन कि अभी हमें सही प्राइस में मिल रही है या अभी बहुत कॉस्टली है, हमें ये कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी कंपनी को अच्छे से समझने के लिए हमें उस कंपनी की लेगेसी पता होनी चाहिए। लेगेसी मतलब ये कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस पर्पस से स्टार्ट हुई, ताकि हम उस कंपनी की डायरेक्शन पता कर सके कि ये कंपनी जिस पर्पस से स्टार्ट हुई थी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उसका मैनेजमेंट कैसा था और इस कंपनी के रूट कैसे हैं। तो सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। ये कंपनी 1982 में IDBI, FCI, साइकॉम और बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक ने मिलकर बनाई थी एज ए टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब इन्होंने ये कंपनी बनाई थी अगर किसी भी कंपनी को टेक्निकल गाइडेंस चाहिए हो तो उसके लिए कंपनी हमेशा अवेलेबल रहेगी और उस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। इससे पता चलता है ये कंपनी काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए बनाई थी और ये उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है और इतने सालों से काम कर रही है, 1982 से लेकर अभी तक। तो इससे हमें पता चलता है इसकी लेगेसी तो बहुत ही स्ट्रांग है और ये कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। तो लेगेसी के मामले में तो इस कंपनी को मैं दूंगा पूरे 5 में से 5 नंबर। इस कंपनी का काम रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉर्पोरेट सॉल्यूशन देना, जैसे कि पावर जनरेशन में, एनर्जी एफिशिएंसी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लाइमेट चेंज में और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस कंपनी के सारे काम CSR में कवर होते हैं। अगर किसी को CSR का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है हर कंपनी को अपने कुछ प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा इस काम के लिए बचाना पड़ता है। हर कंपनी को, चाहे वो कंपनी कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, उन्हें अपनी कमाई का कुछ पोर्शन इस चीज़ के लिए खर्च करना पड़ता है, CSR के लिए। CSR का मतलब ऐसा होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब के लिए काम करे या सोशल कॉज के लिए काम करे, वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर कंपनी को थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इस काम के लिए लगाना पड़ता है। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं इस कंपनी का मेनली काम CSR के लिए होता है। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारे इंडियन कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा और जब उनका प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली वो अपना CSR का बजट भी बढ़ाएंगे और जब CSR का बजट बढ़ाएंगे तो मिडकॉन जैसी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो जैसे ही कंपनी बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में रही है तो ये CSR करने के लिए अच्छे से कैपेबल है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी ये कंपनी भी ऑब्वियसली अच्छा ही करेगी। अब आया था सर्विसेज में, ये एग्जैक्टली सर्विसेज क्या देती है, जिसमें सबसे पहले आता है कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब ये आपके स्टाफ को ट्रेन करते हैं, आपके स्टाफ को स्किलफुल बनाते हैं ताकि आपकी एफिशिएंसी ग्रो करें। तो जैसे कि आप समझ ही रहे हैं ये आपके ऑलरेडी एम्प्लॉय को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं, तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा ही होगा। अब आता है सर्विसेज में कि ये कंपनी एग्जैक्टली आपको क्या सर्विस देती है, जिसमें सबसे पहले आता है कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है ये आपके स्टाफ को ट्रेन करते हैं और जो आपका ऑलरेडी स्टाफ है उन्हें मोर एफिशिएंट बनाते हैं, मतलब आपका जो कॉस्ट है वो घटाते हैं। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी अपनी स्टाफ की एफिशिएंसी बढ़ाना ही चाहेगी, तो उस मामले में तो मेरे को ये वाला काम इनका बहुत अच्छा लगता है, कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग का। और इसमें ये एक्सपर्ट भी है और सालों से ये इनका रेवेन्यू का मेन सोर्स रहा है। तो जैसे कि कंपनी का ऑलरेडी स्ट्रेंथ पॉइंट है तो ये इस मामले में तो मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगी। सेकंड नंबर पे आता है प्रोजेक्ट सर्विसेज, मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट कराना है तो उसकी सर्विसेज भी देती है। सबसे लास्ट में आता है विंड पावर जनरेशन। इसका मतलब अगर आपको विंड पावर जनरेशन कराना है तो उसमें भी ये कंपनी आपकी हेल्प करती है। तो कंपनी के सर्विसेज और कंपनी का बिजनेस, ये कंपनी काम क्या करती है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको इस बिजनेस के बारे में अच्छे से मालूम चल गया। नहीं आया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा आप ये वीडियो पीछे से दोबारा देखिए, क्योंकि आप ये बिजनेस खरीदने वाले हैं और आप कोई भी बिजनेस खरीदते वक्त आपको उस कंपनी का बिजनेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट वैल्यूएशन पे मत जाइए, आप बिजनेस को अच्छे समझिए। अगर आप बिजनेस नहीं समझेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो जैसा कि हम बिजनेस समझ चुके हैं, अब चलते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि हम कंपनी खरीदने वाले हैं और कंपनी को जो चला रहा है हमें उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कंपनी बहुत सालों से लेगेसी में रही है तो मैनेजमेंट पर ट्रस्ट तो ऑलरेडी बन जाता है, लेकिन फिर भी एक कंपनी को अभी हेड कर रहे हैं, उनका नाम है मिस्टर आनंद चलवड़े। आनंद चलवड़े जी इस कंपनी के इस टाइम पे MD है और इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में हम इससे जान सकते हैं, इन्होंने 2007 से लेकर 2017 तक SL ग्रुप को सर्व किया है।
एसएल ग्रुप के बारे में अगर आपको नहीं पता तो जो भी जी न्यूज़ या जी करके बहुत सारे चैनल हैं वो एसएल ग्रुप ही डील करते हैं और उनके बहुत सारे अलग काम भी है। तो ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑलरेडी हेड करके आए हुए हैं और यहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी और स्किल पे तो हम शक कर ही नहीं सकते। तो उस मामले में मेरे को इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा लगता है। अभी मिटकॉइन जो एक माइक्रोकैप कंपनी है उसके लिए काम करने वाले हैं, तो ऑलरेडी ये कंपनी अच्छा करने ही वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में सर्व करके आप आ चुके हैं और अब आप एक छोटी सी कंपनी जो 100 करोड़ की भी नहीं है उसके लिए काम करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छे आने ही वाले हैं। चलवाड़े को तो मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा, लेकिन फिर भी इसके मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा और वो बात है इसकी क्रेडिट रिपोर्ट। जब मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में रिसर्च कर रहा था तभी मैं इसके क्रेडिट रिपोर्ट में भी गया। जिन लोगों को क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। क्रेडिट रिपोर्ट की कंपनियाँ होती है बहुत सारी, जैसे कि क्रिसिल है और भी बहुत सारी कंपनियाँ। इन कंपनियों को क्रेडिट रिपोर्ट बनानी होती है इन बाकी की कंपनियों को के लिए, और इसी के बेसिस पे इन छोटी कंपनियों को लोन मिलता है, बड़ी कंपनियों को भी इन्हीं के बेसिस पे लोन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्रेडिट रिपोर्ट को पढ़ने में, क्योंकि इससे हमें पता चलता है ये कंपनी अभी बैंकक्रप्ट तो नहीं होने वाली, ये कंपनी आगे कैसा करेगी, ये कंपनी किसी का पैसा लेती है और टाइम पे लौटाती है या नहीं लौटाती, मतलब ये कंपनी की इंटीग्रिटी क्या है, इससे हमें पता चलता है। क्रेडिट रिपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब मैंने इस कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट देखी तो मैंने पाया इस कंपनी का जो पिछले साल का क्रेडिट रिपोर्ट था वो था इश्यूअर नॉन कोऑपरेटिंग। इसका मतलब ये है पिछले साल जब क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी ने इन्हें अप्रोच करा था कि अपना डाटा दे दीजिए, हमें बता दीजिए आपका कितना बिजनेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इस कंपनी ने अपना डाटा दिया ही नहीं था। मतलब इस कंपनी के पास कुछ ना कुछ छुपाने को था। और जब कंपनियां ऐसा करती है तो मुझे तो बहुत डर लगता है और बहुत सारे लोगों को ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग लगा, लेकिन खुशी की बात यह है अब वो इश्यूअर नॉन कोऑपरेटिंग उन्होंने अपने स्टेटस से हटा लिया और उन्होंने सारी की सारी डिटेल क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी से शेयर कर लिया। तो अभी तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और मैनेजमेंट में भी सही होगी, लेकिन पिछले साल या पिछले टाइम इन्होंने ऐसा क्यों करा वो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा। तो मैनेजमेंट को थोड़ा सा मैं यहाँ पर जरूर लो पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग है वहाँ से इनका 55% का रेवेन्यू आता है, प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज से 25% का रेवेन्यू आता है, विंड पावर जनरेशन से 20% का आता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग इनका मेन बिजनेस है और उसमें इनके बहुत ज़्यादा एसेट लगाना भी नहीं है और वहीं से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्टाफ ही हैंडल कर सकता है और ग्रोथ के लिए भी, और कम स्टाफ से और अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही अगर डेट की बात करूं वो मुझे बिल्कुल मैनेजेबल लगा। मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी कि ये कंपनी डेट को मैनेज नहीं कर सकती, तो ये कंपनी फ्लोट तो कर पाएगी, तो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स की बात करें, इस कंपनी की सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 21 में इस कंपनी की सेल करीब 61 करोड़ की थी, जो करीब इस टाइम पे 106 करोड़ की हो गई। और प्रॉफिट भी मैंने देखा इस कंपनी का बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन स्टेबल है, तो नेगेटिव में भी नहीं जा रहा, तो प्रॉफिट भी ओकेश है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब वैल्यूएशन को मैं अगर सबसे पहले उसकी सेल्स के हिसाब से देखूं, FY22 की सेल्स से कंपेयर करूं, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि FY22 में इसकी जो सेल्स थी वो करीब 106 करोड़ की थी और जो इसका मार्केट कैप है इस टाइम करीब 94 करोड़ का है। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल इक्वल है, जितनी उसकी सेल्स है उससे थोड़ा सा नीचे ही है। तो अगर सेल्स के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा कम है और ये भी नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन अगर सेल्स के हिसाब से देखे जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन तो अगर EPS के हिसाब से देखें तो इसकी मार्केट कैप थोड़ी महंगी लगेगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसकी वैल्यूएशन हमें EPS के हिसाब से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता है और इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। साथ ही मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो काफ़ी लोग आई एम श्योर नोटिस नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोग कहने वाले हैं इसका PE सिर्फ 25 आ रहा है और इतना भी कोई हाई नहीं है, जो कि बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर हम इसके पिछले 2 क्वार्टर पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट असलियत में प्रॉफिट नहीं है। अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे वो प्रॉफिट असलियत में प्रॉफिट है ही नहीं, बल्कि एडवांस टैक्स पे कर रखा था, तो इनको उल्टा टैक्स में से रिबेट मिली है, टैक्स में से पैसा वापस आया, उस कारण से इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई शो कर रहा है, जो कि आगे नहीं होने वाला। जो इनका नॉर्मल प्रॉफिट है ये वही करते आ रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करा।
तो उस हिसाब से इनका EPS अभी तक स्टेबल रहा है, ना गिरा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तब भी आपसे ये कहना चाहूँगा, ये मेनली कंसल्टेंसी कंपनी है जो मेनली कंपनियों के CSR का काम करती है। तो इस कंपनी में जो प्रॉफिट है एकदम से बहुत ज़्यादा हाइप करते हुए दिख सकता है, और जिसके कारण इसकी वैल्यूएशन कभी भी बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। लेकिन अगर सम अप करना चाहें तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप नहीं है कि अगर आप इस वैल्यूएशन पे लें तो आप पैसे तो लूज़ नहीं करने वाले, लेकिन इसकी वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है कि अगर आप इस वैल्यूएशन पे लें तो इसका शेयर नीचे ही नीचे जाएगा। इसकी वैल्यूएशन ओकेश है, कोई ना कम है ना कोई ज़्यादा है इसमें, लेकिन मैं आपको बाय सजेस्ट नहीं दे सकता, लेकिन इसमें मैं आपको सेल भी सजेस्ट नहीं दे सकता। इसमें बस मैं आपको ये कहूँगा, ये अपने फेयर वैल्यू पे हैं। अगर इनकी सेल्स एकदम से बहुत हाई होती है तब ये शेयर चलने वाला है, और अगर आगे हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करती है, कंपनियां बहुत अच्छा करती है, तो ये कंपनी भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगी। तो ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है मैंने इसमें कोई बात गलत बोल दी या मिस फैक्ट स्टेट कर दिए तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर करेक्ट करूँगा, क्योंकि इतनी सारी जब हम रिसर्च करते हैं कुछ ना कुछ तो गलत छूट ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज़ गौरव विमल एंड आप देख रहे थे फिनकैप।